अभी हो गई ये रिकॉर्डिंग चालू। तो मैं एक बार फिर से लिस्ट बता देता हूँ, जो मैंने लिस्ट अभी बताई है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग क्रॉस चेक कर लो कि जो मैंने बताया वो सही है क्या। ठीक है। हाँ भाई, तो एक तो हमने बात करी है शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक बताएं, कोई एक भी जना बता दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत बढ़िया, ये 3 टॉपिक बताएं। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, फिर से क्रॉस चेक कर लो। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये तो सबको समझाने की जरूरत नहीं है ना कि इसमें गॉस लॉ वगैरह सब अपने आप आ जाते हैं, या जरूरत नो सर। है ना? ये तो समझ में आ रहा है अपने आप ही। ठीक है, तो ये सब जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, इसकी केवल थ्योरी पढ़ के नहीं जानी है, इनके क्वेश्चंस भी लगाने हैं तुम्हें। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि थ्योरी पढ़ के चले जाओगे तो मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड में भी और उसमें भी। मेरी कोई गारंटी नहीं है फिर, अगर बोर्ड से मार्क्स नहीं आते हैं तो, है ना? या नीट में भी अगर मार्क क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो। आपको जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो कवर तभी होंगे जब आप उनके ऊपर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एटलीस्ट नीट के लिए तो। ये बोर्ड्स के लिए तो तुम्हें जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है तुम उसको पढ़ सकते हो। जैसे स्ट्रैटेजी तो मैं आपको फिर भी यही बताऊंगा कि आप क्या करो। आप लोग है ना, नोट्स ढंग से रिवाइज कर लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, और अपने एनसीईआरटी के या प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड्स के क्वेश्चंस है ना, उनको आप सॉल्व कर लो 3 साल के। किस किस ने करे हुए हैं वैसे बोर्ड्स के? आपने आपके 12th के +2 के जो क्वेश्चंस हैं पिछले साल के एग्जाम्स के, वो किस किस ने करे हुए हैं? एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि 1-2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तुम्हारे बोर्ड्स की तैयारी तुम कैसे कर सकते हो वो बता रहा हूँ मैं, है ना? हेल्प मिलेगी आपको इससे बहुत। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स, नीचे कर लो हाथ। जिसने नहीं करे ना, पिछले 3 से 5 साल के बोर्ड्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना। बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा कि पेपर कैसा बनता है। और ज्यादा पेपर चेंज होता भी नहीं है +2 में, 12th में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता भी नहीं है पेपर में। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि चेंज हो सकती है। ऑलराइट, तो वो पढ़ के चले जाना, काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। कोई भी टॉपिक जो, जैसे मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, उसमें भी आप ये कर सकते हो। ठीक है भाई, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है। यस सर। कौन से टॉपिक पे पहुंच गए थे हम? रिवीजन कर रहे थे टॉपिक्स का तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह करंट में क्या क्या बताया भाई, जल्दी से बता दो ताकि फिर हम हमारी क्लास भी तो स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट, केसीएल, केवीएल। ठीक है, केसीएल केवीएल, उसमें सर्किट्स में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में सेल्स हो गए, और मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन भी बताया होगा। यस सर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस। हाँ, कैपेसिटेंस, हाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये भी बताया था। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला भी टॉपिक कर लेना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ। अच्छा, ये जो एलसीआर सर्किट है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एलसीआर सर्किट ही करना है। तुमको ये आइडिया हो चुका है ना अभी तक के सर्किट में, हो सकता है कि इंडक्टर की जगह केवल केवल कैपेसिटर या रेजिस्टेंस ही हो, या इंडक्टर और केवल रेजिस्टेंस ही हो। यस सर। अरे, एलसी सर्किट या एलआर सर्किट्स भी हो सकते हैं, ये पता है ना सबको, है ना? तो ये बात, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा तभी समझ में आएगी, है ना? खुद से समझ में आनी चाहिए वो बात। ठीक है भाई, चलो। इसके अलावा अगला टॉपिक ईएमआई एसी। इंडक्टेंस, पावर फैक्टर, एलसीआर हाँ, सर्किट। एलसीआर सर्किट, एलसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, तीनों लिख लेना, बाद में तुम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीनों लिख लेना। हो गया? यस सर। Good. इसके बाद क्या बताया था, ऑप्टिक्स में क्या बताया था? TIR, prism questions, image formation by mirror and lens. टीआईआर, प्रिज्म, प्रिज्म के अलावा Image formation by इमेज mirror and फॉर्मेशन, lens. हाँ मिरर एंड लेंस, और फिर उसके बाद वही ऑप्टिक्स में क्या क्या बताया था? YDST, diffraction and polarizations. क्या क्या, दोबारा बोलो। Sir, YDST, diffraction. वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन, ठीक है। पोलराइजेशन में पढ़ लेना, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, काम आ जाता है, कभी कभी आ जाते हैं सवाल उससे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप पोलराइजेशन पढ़ पढ़ मतलब आप पोलराइजेशन छोड़ रहे हो डिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद। ठीक है, ज्यादा मेहनत लगती भी नहीं है उसमें, छोटी सी चीज है। ठीक है भाई, तो वो भी पढ़ लेना। कूल। Yes, sir.
कूल है। चलो इसके अलावा क्या बताना था मैंने तुम्हें? ईएम वेव्स लिख लिया, सेमीकंडक्टर्स में डायोड्स वगैरह लिख लिए, यस सर। यस सेमीकंडक्टर में सर। डायोड्स लिख लिए, ठीक है। ईएम वेव्स पूरा लिख लिया है, राइट। चलो भाई यही कुछ टॉपिक्स हो गए खत्म, और कोई बताएगा? तुम बताओ, कोई टॉपिक बचा है क्या? सर 11th की। 11th की नीट के लिए पूछ रहे हो कि नहीं बेटा, बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ। अभी तुम 11th पढ़ना चाहते हो क्या? पढ़ोगे क्या तुम 11th? अगर पढ़ोगे तो बता दूंगा मैं। यस सर बता दो। पढ़ोगे 11th? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। 11th का लिखो भाई। हाँ वैसे तुमने रिवीजन तो सारे टॉपिक्स का कर ही लिया है, तो अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि आप टॉपिक्स जान लो, ठीक है। बाकी तुम्हारा चैप्टर वाइज तो सब चीजों का रिवीजन हो ही चुका है वैसे भी। यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट कर लेते हैं फिर, ठीक है। हाँ भाई, डायमेंशंस लिख लो। नीट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं, आई होप ये तो समझ में आ भी गया होगा तुम लोगों को भी। बोर्ड्स में तो आएगा नहीं 11th का टॉपिक, ठीक है। 11th के वो टॉपिक बता रहा हूँ जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उनको पढ़ लोगे अभी तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा मार्क्स लाने के लिए बाद में, एज इन आप लोगों की बैकिंग हो जाएगी एक 11th 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने से, ठीक है। हाँ भाई, एक हो 11th में लिखो। एक तो हो गया आपका डायमेंशन वाला पार्ट। डायमेंशंस जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा एरर्स वाला है। एरर्स वाला पार्ट है भाई, यस हाँ ना सर। तो बोलो, ठीक है। एरर वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा अच्छा, ये एरर याद आ रहा है तुम लोगों को 11th में एक्सपेरिमेंट्स भी होते थे स्कूल में, स्क्रू यस गॉज वगैरह, सर। है यस ना? सर। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, तो इसके क्वेश्चंस लिख लेना कहीं पे इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहले से बता रहा हूँ। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, इनको ब्रैकेट में लिख लेना, या इंस्ट्रूमेंट्स लिख लेना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उससे आप समझ जाओगे खुद ही कि सर क्या बात कर रहे होंगे, है ना? तो वो इंपॉर्टेंट है भाई, वो आ सकते हैं इस पे क्वेश्चन। हो गया? यस सर। ठीक है, आगे लिखो। एक सेकंड रुकना। हाँ, नेक्स्ट लिखो। जो आपका एनएलएम रेक्टेंगुलर वाला पार्ट है उसको इस पे चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो उसमें इतना ही था। मैथमेटिकल टूल्स तो केवल आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आते हैं, बाकी वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर नहीं किया जाएगा। वेक्टर्स भी नहीं फॉर दैट मैटर, वेक्टर भी बस क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, बाकी उस पे इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो आएंगे इक्वेशंस एंड ग्राफ से। रेक्टिलिनियर मोशन में जो होती है ना इक्वेशंस एंड ग्राफ्स, उससे क्वेश्चन आते हैं। लिखा? यस सर। है ना? इसके अलावा जो एफबीडी वाला पार्ट था, फोर्स बैलेंसिंग वगैरह, वो लिख लो। लिखा? यस सर। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लिख लो, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लिख लो। यस सर। लिख लिया? आगे चलो। इसके बाद आप लिखो सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास लिखा? यस सर। यस सर। सेंटर ऑफ मास लिखा? सेंटर ऑफ मास के अलावा आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, ठीक है। रोटेशन वाला जो पार्ट है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, ये सब इंपॉर्टेंट है। रोटेशन वाला लिख लो, बेसिकली रोटेशन लिख लो, पर मैं टॉपिक भी बता रहा हूँ उसमें, तो वो लिख लेना, अलग से लिख लेना, ठीक है भाई। लिखा? यस सर। ठीक है। ग्रेविटेशन पूरा लिख लो, ग्रेविटेशन पूरा टॉपिक लिख लो, पूरा इंपॉर्टेंट है। वर्क पर एनर्जी लिखो। वर्क पर एनर्जी में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लेना। वर्क मतलब थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक आपको वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह हो गया, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक वर्क एनर्जी पावर क्या होता है वो पता होना चाहिए, इतना इनफ है।
हो जाए तब बता देना। यस सर, हो गया। हो गया? हाँ। यस सर। आ- ठीक है, आगे लिखो। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स लिख लिया पूरा, रोटेशन मोशन जो था, यस सर। है ना? केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स, केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स, केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स लिखा। यस इसमें सर। भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोसेसेस है। केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोसेसेस है। ठीक है, प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स, जो प्रोसेस है ना, जितने भी हम पढ़ेंगे उसमें वो सब मतलब आप रिवाइज करोगे जब, तो प्रायोरिटी पे रह के पढ़ना उसको। ठीक है, बाकी जो लॉज हैं उनको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ा है ना थर्मोडायनेमिक्स तो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद देखो हीट ट्रांसफर में कंडक्शन वगैरह, हीट ट्रांसफर, केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स के अलावा हीट ट्रांसफर अलग से लिखा रहा हूँ, तो उसमें जो कंडक्शन वाला पार्ट है वो पढ़ के चले जाना। कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ये होते हैं ना मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो उसमें कंडक्शन वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्वेक्शन और रेडिएशन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है जितना कंडक्शन। जो हमारी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आए ना, जो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी तक ट्रेंड क्या फॉलो करता है नीट, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। जब हो जाए तब बता देना भाई। लिख लिया? यस सर, हो गया। इसके अलावा एसएचएम लिख लो पूरा, एसएचएम पूरा टॉपिक लिख लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस सर, हो गया। ठीक है, एसएचएम के अलावा ग्रेविटेशन हो गया था पूरा, यस सर। Yes, sir. ग्रेविटेशन हो गया था। और कौन से टॉपिक बचे हैं जो इम्पोर्टेंट है? कौन सा नहीं बोला मैंने? वर्क पर एनर्जी बोल दिया था, फ्रिक्शन बोल दिया था, यस एरर्स सर। वगैरह हो गया, एसएचएम हो गया, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स हो गया, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ मास बता दिया आपको। ठीक है, इतने ही है, 11th में इतने ही है। ठीक है, 11th में इतना ही है भाई। 12th का बता दिया था, 12th का भी हो गया है। यस सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट या कुछ भी सवाल? कुछ भी सवाल या कोई भी डाउट है किसी का, सर या बस क्लास अगर हम स्टार्ट करें? क्वेश्चन सॉल्विंग पीवाई क्यों करेंगे तो ये इनफ है? क्वेश्चन सॉल्विंग क्या? सर अगर हम क्वेश्चन सॉल्विंग पीवाई क्यों करेंगे तो ये इनफ है? हाँ बेटा, पीवाई क्यूज अगर आप करके, किसके लिए? नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए? सर नीट के लिए। नीट के लिए इनफ नहीं बेटा। नीट के लिए तो आपको जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। क्रैश कोर्स में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं, तुम लोग टेंशन मत लो प्रैक्टिस की। तुम लोग बस ये मेक श्योर करो कि तुम लोगों को फॉर्मूला सारे याद हो। ठीक है, और अगर याद भी नहीं है ना तो एटलीस्ट ऐसा भी, ऐसा तो नहीं हो कम से कम कि तुम पहली बार ही देख रहे हो, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग पहली बार देख रहे हो कोई कॉन्सेप्ट को, कोई फॉर्मूला को। थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होना चाहिए ना बेटा। यस मेरी बात सर। समझ में आ रही है? Yes, अब हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में तुम्हें अगर यही नहीं पता है कि दो साइकिल्स बनती है, एक में एक ही बनती है ना? एक में हम लगा देते हैं रिवर्स बाइस में, तो एक में फॉरवर्ड बाइस में भी लगा रहता है साथ में। ठीक है, तो वो बेसिक डिफरेंशिएशन ही अगर आपको नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। फिर क्या है, उसको फिर थ्योरी को पढ़ाना पड़ता है। जैसे मैं आज थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ, सेमीकंडक्टर्स अभी चालू कर रहा हूँ, लेकिन आप ये बात समझ रहे हो ना कि अगर आप लोग क्वेश्चंस करते वक्त थ्योरी नहीं पढ़ के आओगे तो मुझे थ्योरी भी पढ़ानी पड़ेगी फिर, और क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे हम लोग। और क्वेश्चंस ही करने चाहिए अब हमको, थ्योरी पार्ट अब हमको नहीं पढ़ना चाहिए। थ्योरी पार्ट हमारा हो गया वो टाइम पढ़ने का। हाँ, अगर कोई टॉपिक नहीं आता, थ्योरी बिल्कुल भी रिवाइज नहीं है या ना याद भी नहीं आ रही, तो फिर क्वेश्चन जबरदस्ती नहीं करे जा सकते, फिर पढ़ना पड़ेगा पहले थ्योरी। ठीक है, तो यार तुम लोग ये मेक श्योर कर लेना कि बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कर लो, ताकि एटलीस्ट नीट के टाइम पे जब हम क्रैश कोर्स चालू करेंगे तब तक आपका थ्योरी पार्ट तो अच्छे से हो जाए। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? है ना? क्रैश यस yes, सर। कोर्स में शानदार क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस।
ठीक है, नीट को निकालना है इस बार किसी भी तरीके से। नीट तभी निकलेगा जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो क्रैश कोर्स में अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊं और तुम लोग करो साथ में मेरे, और अपनी तैयारी बिल्कुल स्ट्रांग कर लो। वहां तक पहुंचने के लिए बोर्ड्स का रास्ता ही है, बोर्ड से होके गुजरना पड़ेगा, और बोर्ड्स के लिए थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करके जानी पड़ेगी। बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो लोग करना अच्छे से। अब बीच में जो भी तुम्हें, अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर भी रहे हो अभी, क्योंकि अभी बोर्ड्स में टाइम होगा, कुछ बच्चों के तो बहुत ज्यादा टाइम होगा, तो मुझसे बात कर लेना, है ना। पर्सनली शेयर मी, सेंड अ मैसेज टू मी, आस्क कि सर ये पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रही हूँ, क्या करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पूछ लेना। ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें एक जनरल व्यू तो बता दिया है। ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir. तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक बार मैं तुम्हें सेमीकंडक्टर्स में बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी हमारे पास इतना टाइम तो नहीं बचा है कि हम पूरा चैप्टर पढ़ लें, और अगर कल क्लास हुई तो मैं इसके क्वेश्चंस तो तुम्हें करा ही दूंगा। अगर कल क्लास नहीं भी होती है तो आप लोग थ्योरी पार्ट एटलीस्ट पढ़ लेना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो सेमीकंडक्टर्स के सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, या फिर मैं एक काम करूंगा, अगर कल क्लास नहीं होती है आप लोगों की तो मैं आपको एक क्वेश्चन शीट बना के दे दूंगा, वो चलेगा आपको Yes, sir. बच्चों? अगर कल क्लास नहीं होती, सेमीकंडक्टर्स की क्वेश्चन शीट बना के दे दूंगा, उसमें लॉजिक गेट्स वगैरह के भी क्वेश्चन में डाल दूंगा, और फिर वो डिस्कस तो मैं तुमसे कभी भी कर लूंगा। तुम जब भी सॉल्व करोगे उसको, तब तुम अपने डाउट्स मुझसे पूछ लेना, है ना। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो सेमीकंडक्टर्स में पढ़ने हैं। थोड़ा एक ग्लैंस पे पहले देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर जो होता है, जो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, उनका बेस मटेरियल फॉर ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इज सेमीकंडक्टर। मतलब बेसिकली इसका डेफिनेशन है कि आप कोई भी डिवाइस बना रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता ही है ना। तभी तो जब हमने पढ़ा था, याद है मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेमीकंडक्टर जिनके पास होंगे, जिस कंट्री के पास, वो कंट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड कंट्री होगी, है ना, बहुत ब्लेस्ड कंट्री होगी वो। फिर हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर होते कितने टाइप के, तो जनरली हमने पढ़ा दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं एलिमेंटल, यानी कि सिंगल एलिमेंट वाले, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है सेमीकंडक्टर्स, राइट। और एक होते हैं कंपाउंड, है ना, जिनको, जो कि कॉम्बिनेशन से बने, जैसे कैडमियम और सिलिकॉन से बन गया, कैडमियम और सल्फर से बन गया, सॉरी, गैलियम और आर्सेनिक से बन गया, एंथ्रासीन हो गया, पॉलीथायोपीन हो गया, एटसेट्रा। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो बोर्ड्स में ये ऐसी चीजें काम आती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जैसे क्वेश्चन आ गया कि नेम द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सप्लेन। अब बोर्ड है, बोर्ड का पेपर है, सिंगल वर्ड में तो आंसर लिख के आओगे नहीं, लिखना पड़ेगा ना उसमें कि भाई सीडीएस एग्जाम्पल हो गया, जीएएस हो गया, पॉलीथायोफीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। ठीक है, तो ये नेम्स आपको वहां काम आएंगे। अगर आप याद रखते हो नामों को, तो आपको ये वहां काम आएंगे बोर्ड में। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्स के रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इसलिए हम थोड़ा बहुत सब चीजों के लिए पढ़ते हुए चलते हैं, ये हमारे लिए बेटर रहता है। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट मटेरियल बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। अब हर मटेरियल की अलग अलग कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी का मतलब कितने अच्छे से कंडक्ट कर सकता है ना, हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो मतलब कितनी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, राइट। अच्छा, जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी है वो जनरली लो रेजिस्टिविटी रखते हैं। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हमारे सेमीकंडक्टर्स की होती है 10⁻⁻² से 10⁻8। अगेन बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट में इसका ज्यादा एग्जाम काम नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड में आएगा। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ सकता है इसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, वी और आई के बीच में जो ग्राफ आता है जनरली एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अच्छा, इसका अल्फा पॉजिटिव रहता है। किसी को याद है क्या ये अल्फा था क्या? Yes, sir. Temperature coefficient. टेम्परेचर कॉफिशिएंट था, Yes, sir. नोट्स में लिखाया था ना मैंने पढ़ाते वक्त, Yes, याद आ sir. रहा है? ठीक है, ये चीजें नहीं भूलनी है, ऐसी चीजें याद रखनी है, क्योंकि ये चीजें बोर्ड्स के लिए दोबारा नहीं पढ़ पाओगे बेटा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लोगे ना अभी, तो फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो इनको एक अच्छे से याद कर लो। फिर हमने सॉलिड स्टेट मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कर लिया था। इंसुलेटर्स में मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी वाले, सेमीकंडक्टर्स में और कंडक्टर्स में। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में हमने क्या बोला था कि अल्फा इनका नेगेटिव होता है। ये याद रहेगा सबको कि अल्फा नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर्स का, Yes, sir. ठीक है। सेमीकंडक्टर्स वो जिनका अल्फा नेगेटिव है, ये इसका मेजर जो है कैटेगरी है, मतलब सॉरी मेजर जो है ट्रेट है ना। मटेरियल्स विच हैव इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट, यानी कि आपका इंसुलेटर है, कंडक्टर है, उनके बीच की आपकी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जिन मटेरियल्स की होगी वो सेमीकंडक्टर्स, उनको आप बोल सकते हो। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका एग्जांपल है। तो अब ये जो मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड्स डाली ना तुम्हारे लिए, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड्स में। न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, वो बताना चाह रहा हूँ बेसिकली मैं कि कैसे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने बैंड थ्योरी पढ़ ली थी, याद आ रहा है ना सबको? कंडक्शन बैंड होता था, वैलेंस बैंड होता था, Yes, sir. ठीक है? और इनके बीच का जो गैप होता था उसको क्या बोलते थे? फॉरबिडन एनर्जी गैप, Yes, sir. ठीक है। कोई बताना चाहेगा फॉरबिडन एनर्जी गैप को यूज कैसे करते थे हम? अरे भाई, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, पहले तो ये बताओ। कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन एक दो जो पूछ रहा हूं उनके आंसर दे दो बेटा साथ में। कौन बताएगा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का डिफरेंस? बताओ भाई, हाथ ऊपर तो करो। किसी को नहीं आता कंडक्शन बैंड क्या होता है? ये भी नहीं पता, बोल रही मुस्कान। सर ये एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है? सर जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है वो एनर्जी लेवल होता है। हाँ, लेकिन कंडक्शन बैंड का डेफिनेशन कैसे दूंगा मैं? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में अंतर क्या है, जैसे अगर मैं ये पूछ लूं तो कैसे बताओ? सर जो वैलेंस बैंड है वो लो एनर्जी लेवल को हाई एनर्जी लेवल तक पहुंचाता है। वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी लेवल को हाई एनर्जी पर लेता है, ये कैसा डेफिनेशन है बेटा? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो डिफरेंस होता है वो इसी चीज का तो होता है कि जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट हैं, वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, है ना, वो फ्री नहीं है। दोज आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अरे समझ में आती है बात सबको? वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में तो है, यानी कि उनको अगर एनर्जी मिली तो वो चले तो जाएंगे कंडक्शन में, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से कम बाउंडेड नहीं है वो, है ना। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बाउंडेड नहीं है, लूज हैं थोड़े, लेकिन फ्री नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि भाई वो मूव कर सकते हैं, मोबिलिटी होती है उनमें। पढ़ा था ना, एक मोबिलिटी, एक फैक्टर पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद आ रहा यस सर। है ना? तो मोबिलिटी नहीं होती बेटा, मूव कंडक्शन कर नहीं पाएंगे बेसिकली, ठीक है, वैलेंस बैंड वाले। लेकिन कंडक्शन बैंड में अगर है तो वो कंडक्शन का पार्ट बन सकते हैं, यानी कंडक्टर जो है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है, या तो बिल्कुल जीरो है या दोनों मिले हुए हैं, मतलब या फिर बहुत कम है, ठीक है। उसका एक सर्टेन नंबर भी होता है जो हमने पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है? यस सर। आपका जो ये डेल्टा ईजी होता है, डेल्टा ईजी यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं अलग अलग, कंडक्टर के लिए अलग, सेमीकंडक्टर के लिए अलग, इंसुलेटर के लिए अलग, याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था, यस सर। है ना? तो ये सब चीजें तुमने पढ़ रखी हैं यार, मैं तुम्हें बस टॉपिक बता देता हूँ कि तुम ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, नीट के लिए। उसके बाद अगर आपको थ्योरी चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ, वैसे तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो थ्योरी कुछ भी अलग नहीं है उसमें से, जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है ना वही थ्योरी है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको और एक नई थ्योरी का एक मतलब एक ब्रीफ बना के दे सकता हूँ, और अगर आप अपने नोट्स से कंफर्टेबल हो तो आप उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे अलग से जाने की जरूरत नहीं। तो मुझे सबसे पहले तो ये बता दो, बिफोर आई जंप ऑन टू दिस इंट्रिंसिक कंडक्टर थिंग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थिंग, बैंड बैंड्स जो होते थे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, उसके बीच का जो गैप होता था डेल्टा ईजी, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, वो इंसुलेटर के केस में कितना होता था?
भाई कंडक्टर के केस में तो ओवरलैप्ड होते हैं, सेमीकंडक्टर के Zero. केस में भी एक जीरो, इंसुलेटर के केस में, इंसुलेटर के केस में कैसे जीरो होगा बेटा? साक्षी, Sir, greater than 3 electron volt. बहुत बढ़िया। इंसुलेटर के लिए मैं बोलता डेल्टा ईजी की वैल्यू कितनी होती थी? ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होती थी? कम होती थी क्या इससे? Yes, sir. है ना? और कंडक्टर्स में तो ओवरलैप्ड होते थे दोनों बैंड। कंडक्टर्स में क्या होते थे? ओवरलैप्ड। Yes, अरे sir. समझ में आ रहा है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना? कंडक्शन बैंड में भी जा सकते हैं और आपका कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या था? व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? जो कि प्योर Sir, एलिमेंट ये से बने हुए हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो yes, बेटा? sir. No, sir, कुछ नहीं. प्योर एलिमेंट या प्योर कंपाउंड से बने हुए हैं उनको बोलते थे। Yes, sir. ठीक है। एग्जाम्पल, सिलिकॉन जर्मेनियम, दो जनरली यूज करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, है ना? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे, इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि रूम टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी होती थी वो बहुत कम होती थी। याद आ रहा Yes, sir. है ना? yes sir. रूम टेम्परेचर पे, इसको मैं लिख देता हूं, एट रूम टेम्परेचर कंडक्टिविटी of intrinsic semiconductors are very low. Conductivity is very low. कम होती थी। ठीक है, याद आ रहा है ना सबको ये पॉइंट? Yes, sir. है ना? अच्छा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की चार डिस्कशन चल रहा है ये। दिस इज नॉट अ रिवीजन क्लास, इट्स अ रिवीजन क्लास वाया डिस्कशन। ठीक है। तो हम लोग कुछ लिखेंगे, कुछ बात करेंगे। आपको बेसिकली मैं ग्लांस दे रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। और थोड़ा बहुत रिवाइज करा रहा हूँ साथ में कि कौन सी चीजें थी जो आपको याद आनी चाहिए। ठीक है। तो आपको बस जवाब देना है। बात समझ में आ रही है सबको? ये सारे नोट्स तुम्हारे पास हैं ऑलरेडी। Yes, sir. इनके सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अब डायरेक्ट। ठीक है। तो एक छोटा सा डिस्कशन चल रहा है ये, उसमें पार्टिसिपेट कर लो। अगर आपको याद आता है आंसर कर दो, वरना यस या नो सर बोल दो, ताकि हम जल्दी जल्दी इसको खत्म कर सके। ठीक है भाई? आप चलो बताओ, इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने? सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1.1. अरे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार चार होते हैं ना दोनों में। बेटा Yes, sir. सिलिकॉन Valence एंड electrode तो जर्मेनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो चार ही होते हैं यार, क्या बोल रहे हो? सर वो है ना? एनर्जी के बता रही थी. अच्छा, ठीक है। तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और चार ही नियर बाई एटम्स भी होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। चार एक तरह से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, राइट? यस राइट। सर. चार बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब यही तो होता है कि चारों जो है वो सेम ही एलिमेंट या सेम ही एटम से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना? कुछ और बीच में डोपिंग नहीं करी है बेसिकली हमने, है ना? कुछ मिलाया नहीं है, कुछ मिलावट नहीं करी है। सेम तरह के हैं सारे, जो भी है जिनसे भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है एटम से, वो सब सेम है। ठीक है। चलो भाई, इसके अलावा क्या पढ़ा था इंट्रिंसिक में? नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। याद आ रहा है? जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे उतने ही होल्स जनरेट होंगे। कंसंट्रेशन की बात जब कर रहे थे, यस नहीं सर. याद आ रहा? Ne इक्वल्स टू Np इक्वल्स टू Ni, है ना? पढ़ा था ऐसा कुछ? कंसंट्रेशन ऑफ यस सर. इलेक्ट्रॉन्स, कंसंट्रेशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ, अरे क्या होता है? एनपी, होल्स। अरे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स ही तो होते हैं बेटा। यस सर। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दो होते हैं ना चार्ज कैरियर्स। और आई क्या है? इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं क्या इसको, इंट्रिंसिक के Yes. केस में। ठीक है, ये फॉर्मूले वगैरह याद रखो यार, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे चले। अब जो इंट्रिंसिक है Yes, sir. वो तो है ही सही, उसके अलावा डोपिंग, है ना। उसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स है वो कौन से होते हैं? जो जिनमें डोपिंग की जाती है। ठीक है, तो डोपिंग क्या होता है? बेसिकली हम एडिशन कर रहे हैं, है ना, बेसिकली एडिशन ऑफ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे कुछ, है ना, तो वो क्या हो जाएगी? डोपिंग हो जाएगी क्या? Yes, sir. अरे बोलो। और वो क्या बना देगी? उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना देगी, Yes, sir. एडिंग इम्प्योरिटीज। ठीक है, याद तो आ रहा है ना भाई, थोड़ा थोड़ा? ठीक है, कितनी तरह की डोपिंग होती थी? दो तरह की दो तरह की होती थी, पेंटावेलेंट और ट्राइवल। ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। Yes, sir. ठीक है, पेंटावेलेंट क्या था? ये थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है। हम्म, क्या था भाई पेंटावेलेंट? भूल गए? एक्स्ट्रा क्या रहता था जिसमें? इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैलेंसी 5 Yes, रहती थी, sir. जिनकी वैलेंसी 5 रहती थी। सिर्फ 5 नहीं 3। पेंटावेलेंट की बात हो रही है ना बेटा। आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ये सबको यूज करते हैं। क्या हो गया, भूल गए क्या? आवाज आ रही है? Yes, आवाज आ sir. रही है? भूल गए क्या आप लोग? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, कितना होता है इनका? 5 ही तो होता है वैलेंसी बेटा। Yes, sir. एल्यूमिनियम यस। ट्राइवेलेंट के केस में होती है ना वैलेंसी 3, तो एल्यूमिनियम वगैरह यूज करते थे इसमें। इसमें तो हम फॉस्फोरस करते थे यूज, आर्सेनिक करते थे, और क्या बताया था एक मैंने? एंटीमनी। ठीक है, एसबी, एसबी एंटीमनी। ठीक है, और ये जो बनाते हैं वो कौन से बनाते हैं? एन टाइप, एन टाइप यस। सेमीकंडक्टर बनाते हैं क्या? यस सर, एंड टाइप Yes. सेमीकंडक्टर। और ट्राइवेलेंट, इनमें कौन कौन से हो गए? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम, इंडियम, 3 वैलेंसी वाले। और ये क्या बनाते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गए आपके एन टाइप, डन हो गया आपका। एन टाइप कौन से हो गए भाई? एन टाइप वाले कौन से हो गए? Pentavalent. सर आपकी स्ट्रिंग स्टक है। स्क्रीन स्टक है अभी? ठीक है, अभी दिख रही है क्या? यस सर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिख रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर, बस वही दिख रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैंने आगे कर दिया है, तो फिर वो कुछ दिक्कत हो रही है। रुको मैं रीशेयर करता हूँ, लेट मी रीशेयर। अभी बताओ, दिख रही है क्या? यस सर। एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे हम, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो जिसमें यस ग्रुप सर। 5 एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, ग्रुप 5 एलिमेंट्स जिसमें हम लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एज एन इम्प्योरिटी, जिस फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, वो हमारे एन टाइप हो गए।
ठीक है, तो कौन से टाइप के होते हैं? डोनर टाइप के होते हैं ये, Yes, sir. डोनर इम्प्योरिटीज बोलते हैं ना इनको, ठीक है। Yes. डोनर इम्प्योरिटीज जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो कौन सी है? डोनर, ठीक है। ठीक है, तो होता क्या है भाई इसमें? इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही हम फास्फोरस या किसी भी ऐसी चीज को एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन बन जाए, ठीक है, होल्स नहीं बनेंगे इसमें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। याद आ रहा है? Yes, याद आ रहा sir. है? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जब ऐड करोगे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो जो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, भाई यही तो होता है, जैसे ही होल बनता है उसकी जगह पे एक नया इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। भाई होल कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के आगे गया, कंडक्शन में पार्टिसिपेट किया उसने, तो उस जगह पे एक होल बन गया। अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन उठ के और उस होल को कवर कर देगा, तो वो होल तो कवर हो गया, लेकिन एक नया होल बना, फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लेकिन सिंस हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं एन टाइप में, तो जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो बहुत ज्यादा होती है क्या होल से? Yes, sir. याद आ रहा है Yes. सबको? ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल्स क्या है इसमें? माइनॉरिटी। Yes. बोलो। Yes, sir. ठीक है, और पी टाइप में क्या होता है? Holes are majority carriers. होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो इसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो होल्स की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी हमेशा, है ना, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी आपके पास, तो होल्स ज्यादा होंगे हमेशा, राइट। और कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था इसके बाद हमने, याद है? फॉर्मूला पढ़ा था एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंट्रिंसिक और Yes, एक्सट्रिंसिक sir. दोनों के केस में। तो एनई एनएच और एनआई का यूज किया था हमने इसमें। क्या फॉर्मूला था हमारा? एनई इंटू एनएच, दिस इज इक्वल टू एनआई का स्क्वायर। याद आ रहा है ऐसा कुछ फॉर्मूला? Yes, sir. ठीक है, एनआई क्या होता है इसमें? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। Yes, एनई और sir. एनएच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, ठीक है। एक तो एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन हो गया, पी टाइप में होल हो गया, ठीक है। और ये वैलिड होता है दोनों के लिए, इंट्रिंसिक के लिए भी वैलिड होता है और एक्सट्रिंसिक के लिए भी वैलिड होता है। डू यू रिमेंबर दिस वन? Yes, sir. याद आ रहा है? दोनों के लिए वैलिड होता है। वैलिड फॉर, यहाँ लिख भी देता हूँ, वैलिड फॉर बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। फिर पीएन जंक्शन पढ़ा था, इसका भी एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, कि जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया जाएगा सच दैट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन्स कंटिन्यूअस एट द बाउंड्री, द रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन, है ना। जब हम पी टाइप और एन टाइप जो हमने अभी पढ़े हैं, दोनों को जब हम एडजेसेंट रख के, है ना, एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो उसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं, या डायोड भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है भाई। तो इसमें हमने पढ़ा हुआ था कि एक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में होल्स होते हैं, तो दोनों अपने अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को यूज करते हुए करंट डेवलप करते हैं। याद आ रहा है सबको? करंट फॉर्मेशन कैसे होती थी इसमें, डायोड में? Yes, sir. एम आई ऑडिबल? डिप्लीशन लेयर बनती थी ना बेटा, एक बीच में डिप्लीशन रीजन बन जाता था, ठीक है। Yes, sir. डिप्लीशन रीजन के आइदर साइड पे जो आपके थे पी टाइप और एन टाइप रहते थे, ठीक है। और डिफ्यूजन करंट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने इसमें, ठीक है। डिफ्यूजन करंट एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, पी टाइप से एन टाइप जा रहा है जैसे कि, ठीक है, या एन टाइप से पी टाइप जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी जनरली? एन टाइप से पी टाइप होती थी, ठीक है। इसके अलावा क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसमें हमने? बैरियर पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या? Yes, sir. है ना। बैरियर पोटेंशियल में लिख देता हूं यहाँ पे, इनको रिवाइज कर लेना एक बार, डिप्लीशन लेयर वाला पार्ट रिवाइज कर लेना।
इसके अलावा बैरियर कॉन्सेंट्रेशन पढ़ लेना। क्या होती है वैसे बैरियर कॉन्सेंट्रेशन, याद आ रहा है किसी को कुछ? बैरियर पोटेंशियल या बैरियर कॉन्सेंट्रेशन? बैरियर पोटेंशियल लिख लो इसको यहाँ पे, ज्यादा फेमिलियर टर्म लगेगा तुम्हें। बैरियर पोटेंशियल, हाँ भाई, किसी को याद आ रही है क्या? साक्षी, बोलो बेटा। सर जो डिप्लीशन लेयर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता था उसको बोलते थे बैरियर पोटेंशियल। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज रीजन होता है आपका एक तो, और एक जो नेगेटिव चार्ज चार्ज रीजन होता है आपका पी एन जंक्शन में, दोनों में, एक तो एन क्यू एन में जो पॉजिटिव चार्ज जंक्शन रीजन बन गया, और पी की वजह से नेगेटिव चार्ज, क्योंकि भाई जो होल्स में से इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे तो वो, समझ रहे हो, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। अब उस डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना उसमें। तो इलेक्ट्रिक, अरे चार्ज के सेपरेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, बोलो हाँ ना बोलो भाई। अरे Yes, पॉजिटिव और sir. नेगेटिव चार्ज रीजन में आके इकट्ठा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस कॉज हो जाएगा। ठीक है, दोनों रीजन्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकता है बेसिकली वो। ठीक है, इसके अलावा ड्रिफ्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो याद रखना। ठीक है, ठीक है, इसमें तो और इतना ही था। पीएन जंक्शन का सिंबल वगैरह तो पता ही है तुम लोगों को, राइट। और इसके यूजेस कैसे पढ़े थे हमने, एक तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस समझा था हमने। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस तो याद है ना सबको। पी टाइप को अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा वो, Forward bias. For फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, जनरली जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो कर जाता है बेसिकली। और रिवर्स बायस क्या होता है, पी को हमने लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया और एन को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो फिर रिवर्स बायस बन जाता है। ठीक है, तो उसमें बैरियर पोटेंशियल को आप एक्सीड ही नहीं कर पाते, तो करंट फ्लो होना मुश्किल हो जाता है। याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा था? yes, sir. Yes, sir. Yes. वही सब चीजें हैं। सब ब्रेक डाउन वोल्टेज भी पढ़ लेना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। डायोड के जब टाइप्स पढ़ोगे तो जीनर डायोड भी पढ़ोगे ना, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बता देता हूँ। जीनर ब्रेक डाउन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके अलावा आपका एवेलांच ब्रेक डाउन भी पढ़ा था आपने एक, याद आ रहा है? एवेलांच Yes, ब्रेक डाउन, वो भी पढ़ लेना। ठीक है, पीएन जंक्शन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये याद आ रहा है? yes, sir. रेक्टिफायर्स याद आ रहे हैं? किसमें काम आते हैं रेक्टिफायर्स? Convert AC to DC. हाँ, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफिकेशन बोलते हैं ना उस प्रोसेस को बेसिकली। एसी को जब आप डीसी में कन्वर्ट करते हो, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफायर्स काम आते हैं उसमें। ठीक है, तो हमने जनरली दो टाइप के पढ़े थे, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, एक फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, एक ही डायोड था क्या? ऐसे बना देना पीएन जंक्शन को, डायोड को, तो इसमें एक ही था क्या भाई? बोलो भाई, हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो बाकी तो तुम बना ही लोगे। इसमें कुछ ऐसे कॉइल दिखा देना ऑल्टरनेटिंग करंट डालने के लिए, है ना। तो ये हाफ में था। फुल में क्या था भाई, फुल में क्या था? अरे दो डायोड इसमें थे ना दो, फुल में, yes, sir. दो डायोड लगा देते ना फुल में हमने, बीच में आपका जैसे ही रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो आपने एक और डायोड लगा दिया। ठीक है, तो एक टाइम पे जब एक काम नहीं करेगा, एक डायोड अगर रिवर्स बायस में चला भी गया तो दूसरा आपको साइकिल कन्वर्ट बना के दे देगा बेसिकली, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि एक साइकिल में तो करंट आ रहा है, दूसरे करंट साइकिल में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे हाफ वेव में एक में ही आता है ना, तो इसमें दोनों में आता है, ये डिफरेंस था दोनों में। ठीक है, बाकी तो उसको सॉल्व कर लेना यार, हो जाएगा ना।
क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इसके कुछ। Yes, sir. Yes, sir. चलो, लॉजिक गेट्स पे तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें जो गेट्स होते हैं वो तो तुम्हें पता है शायद सारे, NAND NAOR। कोई डाउट थोड़ी है गेट्स में, थोड़ी डाउट है कि मतलब गेट्स बनते कैसे हैं उसमें थोड़ी डाउट है आपको, तो क्वेश्चंस में ही है ना सीधे डाउट इसमें। Yes, अरे हाँ या sir. ना बोलो। ठीक है, तो मैं एक शीट बना के दे दूंगा तुम्हें, या तो कल क्लास में कर ही लेंगे अगर कल क्लास हुई तो, अगर नहीं होती है तो मैं एक शीट बना के दे दूंगा, उसमें फिर आप लोग इसमें उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी डाउट्स आते हैं वो पूछना जरूर, ठीक है, ताकि जो लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन है स्पेसिफिकली वो आप कर लो कंप्लीट मेरे साथ। ठीक है भाई, Yes, sir. चलो तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। आप जब भी मुझसे बात करना चाहो मैं अवेलेबल, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर हम नहीं मिलते हैं कल वाली क्लास में तो आपको मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि बोर्ड्स अच्छे जाएंगे सबके, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है अभी, और नीट को जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, उसके बाद है ना छोड़ दो, उसके बाद बोर्ड्स के लिए लग जाओ, वापस आओगे ना क्रैश कोर्स में बहुत अच्छी तरह से तैयारी करेंगे नीट की। ठीक है, तो अभी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जितना हो पा रहा है जितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हो उतना कर लो। ठीक है, एटलीस्ट एग्जाम देते वक्त प्रेशर मत लेना, ताकि कम से कम एग्जाम बुरा ना चले जाए इस चक्कर में। ठीक है भाई, बाकी इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन कॉल मी, व्हाटएवर सूट्स यू। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं बच्चों, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir.